हेलो हेलो हेलो। स्वागत है सभी का। आज के लेक्चर में आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसको भी बहुत अच्छे से हमें करना है। ठीक, इसको भी बहुत अच्छे लेवल से हमें करना होगा। आज के लेक्चर में आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की अगर बेटा बात करते हैं तो इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। जहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉडी का सारा मास हम एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए मार्कर है ये, तो मैं इसको कहाँ से उठा सकता हूँ? इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू, अबाउट। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से उठाने की कोशिश करूँगा तो देखो ये गिर जाएगा। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम्ड। ठीक है, देखो मान लीजिए दो आइडेंटिकल हमारे पास में दो स्फीयर्स हैं जिनका मास है बेटा क्या? m। रेडियस क्या है? स्मॉल r। दोनों की रेडियस भी सेम है और मास भी क्या है? सेम है। तो इन दोनों को अगर मैं एक लाइट वेट रोड से कनेक्ट कर देता हूं, लाइट वेट रोड से क्या कर देता हूं? कनेक्ट, तो ये डंबल शेप बन गया हमारे पास में। तो इस डंबल शेप को हम कहां से लिफ्ट कर सकते हैं? कहां से हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मिड से। तो मीन्स इसका जो मिड पॉइंट हुआ, दिस इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास। यही क्या होगा बेटा? इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। क्लियर हुई बात? तो सेंटर ऑफ मास की बात क्लियर हुई। अब मैं क्या काम कहता हूं आपसे कि एक जो मास पहला था उसको हम बढ़ा देते हैं। हमने क्या कहा आपसे कि m1 इज ग्रेटर देन m2। m1 ज्यादा है किससे? m2 से। ये छोटा मास है और ये कैसा है? हैवियर मास है। तो अब मैं बोलता हूं कि बेटा इसको मिड से लिफ्ट करो आप। तो क्या इसको मिड से लिफ्ट कर पाएंगे हम? नहीं सर। कहां से लिफ्ट कर पाएंगे? तो सर आप इसको थोड़ा सा हैवियर मास की तरफ शिफ्ट करके और यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं? पिकअप कर सकते हैं, इसको पुल अप कर सकते हैं, इसको लिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सा हैवियर मास की तरफ से। मींस सेंटर ऑफ मास जो पहले मिड में था वो किधर शिफ्ट हो गया? टुवर्ड्स द हैवियर मास। ये किधर की तरफ शिफ्ट हो गया बेटा? हैवियर मास की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब हमें एक बात पता चली कि जो सेंटर ऑफ मास है वो अप्रोच करता है हैवियर ऑब्जेक्ट्स की तरफ को। ठीक है ना, उसकी तरफ अप्रोच करेगा जिधर आपका हैवियर ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास को देख लेते हैं बेटा एक बार। इट इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम्ड। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा एक बात देखो, मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि पहली वाली बॉडी से सेंटर ऑफ मास तक की जो ये दूरी है, मैंने कहा ये r है या r1 है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये मास होगा उतनी ही ये लेंथ कम होगी। बोलो बात समझ में आती है या नहीं? जितना ज्यादा ये मास होगा उतना ही सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात समझ में आई। तो हम ये कह सकते हैं कि r जो है बेटा सेंटर ऑफ मास तक की दूरी इस ऑब्जेक्ट से, ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास होगी। जितना ज्यादा मास उतनी कम ये डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है सर। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मास और इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट, वो क्या आया बेटा? कांस्टेंट आ गया। मतलब m1 इंटू r1 का प्रोडक्ट बराबर होगा m2 इंटू r2 के प्रोडक्ट के। m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। अच्छा एक बात और, किसी भी क्वांटिटी में अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट कर दें अगर हम, तो एनी क्वांटिटी इंटू डिस्टेंस बेटा ये बन जाता है उस क्वांटिटी का मोमेंट। क्या बन जाता है? ये मोमेंट बन जाता है। जैसे फोर्स का प्रोडक्ट हम करें r से, तो r क्रॉस f क्या बन जाता है बेटा? टॉर्क। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम क्या बनता है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम क्या कर दें? प्रोडक्ट कर दें लीनियर मोमेंटम में, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही मोमेंट ऑफ फोर्स क्या? टॉर्क। ये बातें आपको मालूम होंगी। तो यहां पर हमें एक टर्म दिखाई दी कि मास का प्रोडक्ट डिस्टेंस, यानी कि तो मोमेंट है सर, और ये क्या है सर? ये भी मोमेंट है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स मोमेंट ऑफ मास इन टू इक्वल पार्ट्स। मतलब सेंटर ऑफ मास से r1 जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट m1 से, वो बराबर होगा
सेकंड वाला मास का प्रोडक्ट उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस के बराबर, यानी कि m1 इंटू r1 का प्रोडक्ट m2 इंटू r2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और बेटा ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, मैं 95% क्वेश्चंस इसी से ही करा दूंगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 95% क्वेश्चंस में इसी फॉर्मूले से करा दूंगा सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें बताएं, सिंपल सी बात थी एकदम। अब देखो, हमने कहा कि एक पार्टिकल है मास m1, दूसरा पार्टिकल है मास m2। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि r1 सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस और r2 सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस बॉडी सेकंड से। तो हमने अभी बात करी कि m1 इंटू r1 बराबर कितना होगा, m2 इंटू r2। अच्छा, अगर मैं r1 और r2 को सम अप कर दूं तो क्या हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों ब्लॉक्स के या दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, कैपिटल R। तो r1 प्लस r2 क्या हो गया बेटा, r। तो आप यहां से r1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आ गई, इसमें पुट कर दो आप, और जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो बेटा r2 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी m1 अपॉन m1 प्लस m2 ऑफ द r। और सिमिलरली r2 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, r2 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी m2 अपॉन, सॉरी r2 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो m1, और r1 की वैल्यू आ जाएगी m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, r2 है तो m1 है ऊपर देखो, r1 है तो m2 है ऊपर। क्लियर, ये छोटा सा फॉर्मूला हमें आना चाहिए कि r1 कितना होगा और r2 कितना होगा। क्लियर, आसान सी बात है ये भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, मैंने कहा बेटा एक मास है आपका m1 और दूसरा मास है क्या है, m2, उनके बीच की दूरी क्या है बेटा, r। तो सेंटर ऑफ मास जहां पर भी आपका होगा उसके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जैसे कि x कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बेटा x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ये होगा बेटा m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये हम 9th क्लास के सेक्शन फॉर्मूले से डराइव कर सकते हैं। अभी टाइम की लिमिटेशन है, नहीं तो मैं इसको करा देता 1 सेकंड में। 9th क्लास का सेक्शन फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करें और ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही y ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, बेटा ये कितना हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली आपका z कोऑर्डिनेट, और जनरली हम बात करें तो बेटा RCM, यानी कि r का मतलब है जिसमें x भी हो, y भी हो और z भी हो, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये आएगा बेटा m1 r1 वेक्टर की फॉर्म में प्लस m2 इंटू r2 और अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हुई बात, इसमें कोई दिक्कत हो बताएं, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। तो RCM ये मेरे पास में आया बेटा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं बेटा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये क्या मिलेगा बेटा, डी बाई डी टी ऑफ RCM, समझ रहे हो, इज इक्वल्स टू इधर भी क्या m1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ r1 प्लस m2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है सर, तो डी बाई डी टी मतलब इस पोजीशन का डेरिवेटिव क्या बन गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये कितना आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो क्लियर हुई बात या नहीं। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, अगर इंडिविजुअल वेलोसिटीज हमें मालूम है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। क्लियर, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ये बात। सिमिलरली अगेन अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ACM। ये कितना होगा सर, m1 ये हो जाएगा a1 प्लस m2 इंटू a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भाई, इस तरह से हम एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं, यहां तक क्लियर हो गया होगा।
तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम पर, सभी पर क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, ठीक है ना, सभी पर क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं। मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और मोमेंटम कंजर्वेशन इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ मास आजकल ट्रेंड में है, ठीक है। मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इंक्लूडिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आजकल ट्रेंड में है, मतलब आने की पूरी उम्मीद है भाई साहब, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसमें हम इनबिल्ट कर दे क्या, सेंटर ऑफ मास, तो ये क्वेश्चन अभी आया है लास्ट कुछ टाइम में। तो सबको डिस्कस करते हुए आज हम चलेंगे, मतलब इसमें इस तरह का कंसेप्ट हम कवर अप करेंगे कि जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अच्छा, तो अभी हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर ली, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर ली, यस सर, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है सर, यहां तक कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक बात इसमें समझने वाली ये है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, इट लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। और बेसिकली अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल नहीं, फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, लाइज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा क्या, सेंटर ऑफ मास। जैसे मैंने बेटा लिया कोई सर्कुलर डिस्क लिया, मान लो ये क्या लिया हमने, सर्कुलर डिस्क, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का एक्सिस कौन सा होगा, जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, सर एक तो ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा, सर ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो सर इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें हो सकते हैं। तो जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका होगा बेटा क्या, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। वो क्या होगा आपके पास में, सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर हुई बात या नहीं। जैसे ये आपके पास में कोई रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये क्या चीज है भाई, रेक्टेंगल है, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री सर ये रहा, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री सर ये रहा। तो जो दोनों परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, वही होगा आपका सेंटर ऑफ मास, वहीं पर क्या लाई करेगा, आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो प्लेनर ऑब्जेक्ट्स का इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। क्लियर है भाई। चलो, तो जैसे मान लो कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगा क्या, नहीं सर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा, तो सर ये होगा, यस सर, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मतलब कहने का ये है बेटा कि जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं ना कहीं इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर। कहां पर होगा इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दी कैलकुलस मेथड, ठीक है, इसको लेटर ऑन विल डिस्कस। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि सर एक कोई बैट है, मान लीजिए ये नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया वैसा, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई क्रिकेट बैट है, इट हैज बीन कट इनटू 2 पार्ट्स फ्रॉम द एक्सिस वेयर सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड। सेंटर ऑफ मास के अबाउट इन्होंने 2 पार्ट्स में इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो ये वाला पार्ट इन्होंने बोला इट इज हैविंग मास m1, और जो बॉटम वाला पार्ट है इसका मास इन्होंने बोला m2, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 कि क्या m1 और m2 बराबर होंगे, ऑप्शन बी क्या m1 ग्रेटर देन होगा m2 से, ऑप्शन नंबर सी क्या m2 बड़ा होगा m1 से, और ऑप्शन डी कि m1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m2। इन 4 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, जरा सोचो इसमें। तो ऐसा महसूस होगा आपको कि ये वाला जो पार्ट है इट मस्ट हैव हैवियर मास, इसका मास क्या होना चाहिए, लार्जर मास होना चाहिए।
ऐसा हमें लग रहा होगा, बट अभी हमने ये देखा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने इसको अगर कट किया है इनटू टू पार्ट्स, तो सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट विच डिवाइड्स द ऑब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स हैविंग इक्वल मास मोमेंट्स, हैविंग इक्वल मास मोमेंट्स। तो मतलब अगर मैं इसका ये कहूं R1 और इसका बोलूं क्या बेटा R2, या इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, R1 इसको आप कह दो और R2 आप इसको कह दो, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हो या जैसे भी आपका समझने का तरीका है। तो R1 यहां से यहां तक ये बेटा, तो M1 इंटू R1 और ये है आपके पास में M2 इंटू R2, ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर। क्यों? क्योंकि हमने इसको कट किया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब देखो ये दोनों चीजें बराबर हैं बेटा, क्या R1 ज्यादा होगी? यस सर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हैंडल पार्ट है ये इसमें ज्यादा लेंथ का होगा, ठीक है ना। तो मीन्स R1 तो आपको महसूस हो गया होगा कि R1 मस्ट बी ग्रेटर देन R2। क्लियर है बात? तो R1 जब ज्यादा है किससे? R2 से, तो मतलब और प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर लाने हैं हमें। R1 है ज्यादा तो मीन्स M1 मस्ट बी लेस देन M2। क्लियर है बात या नहीं? यानी कि R2 अगर कम है तो M2 को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी दोनों क्वांटिटीज बराबर होंगी। तो क्या आ गया बेटा? M2 इज हैवियर देन M1। M2 ज्यादा हैवियर हो गया, यानी कि बॉटम पार्ट विल हैव लार्ज मास, विल हैव लार्ज मास, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg, एक पार्टिकल है बेटा 2 kg का और दूसरा पार्टिकल है 4 kg का, आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 2 kg, फ्रॉम 2 kg विल बी 2 kg से सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इस 2 kg से कहां पर लाई करेगा, इसको हमें कैलकुलेट करके बताना है बेटा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहां से कहां पर लाई करेगा। दो मेथड है आपके पास में, या तो आप R1 कैलकुलेट कर लो या फिर पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लो। अगर हम R1 को कैलकुलेट कर लें, डायरेक्टली यही पूछा है, तो कैसे करेंगे बेटा? दूसरा वाला मास, समझ रहे हैं, दूसरा वाला मास अपॉन टोटल समेशन ऑफ द मास 2 + 4 और इनटू बीच का डिस्टेंस, तो 4/6 ऑफ द 1, तो 2/3 आपके पास में क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। देखो ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई कर दिया, ये वाला, ये R2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M1 प्लस M2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और R1 कैलकुलेट करना है तो M2 अपॉन M1 प्लस M2 ऑफ R। इस फॉर्मूले को हमने इसमें अप्लाई कर लिया है भाई साहब, ठीक है। ये आ गया आपके पास में 2/3 आंसर, ये 2/3 आपके पास में क्या आ गया? आंसर आ गया। अच्छा, अगर 4 kg से पूछें, 4 kg से कितना होगा, तो टोटल कितना है बेटा? 1, तो 1 - 2/3, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में कितना बेटा? 1/3। सिंपल एकदम। नेक्स्ट देखिए, मान लो ये कोई एटवुड मशीन है बेटा, एटवुड मशीन है, ये मास बेटा M1 और ये मास आपके पास में क्या है? M2, ठीक। ये टेंशन लग रही होंगी, ठीक है। तो यहां पर जब आपसे एक्सेलरेशन पूछी गई थी, तो वो एक्सेलरेशन बेटा कितनी थी? नेट पुलिंग फोर्स दैट इज M2 - M1 × G, है ना।
डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, ठीक है ना, ये आई थी, ये कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इसकी किधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसकी किधर अपवर्ड डायरेक्शन में, इतनी एक्सेलरेशन आई थी, ठीक है। अब अगर आपसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछी जाए, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पूछी जाए, तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर इंटू जी कर देना है, ठीक है ना, इस वाली टर्म का होल स्क्वायर इंटू जी कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको ढंग से, तो मान लो ये आपको दिया जाए 2 kg और ये दिया जाए 1 kg, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा बेटा, m2 माइनस m1 1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 3, तो बेटा g/3 विल बी द g/3 विल बी द कॉमन एक्सेलरेशन एंड इसका स्क्वायर इंटू जी, इसका स्क्वायर इंटू जी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मतलब g/9 होगा आपके पास में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और g/3 होगा किसका, ब्लॉक्स का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन। चलो भाई क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक 1 kg का पार्टिकल है, एक 2 kg का और एक 3 kg का, 0 0 पर 2 0 पर और 0,3 पर प्लेस्ड है, ठीक है। देखो जरा, यहां पर आपका एक पार्टिकल है बेटा 1 kg का 0,0 पर, एक पार्टिकल है बेटा आपके पास में 2 kg का, इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट 2,0 एंड थर्ड पार्टिकल इज 3 kg मास एंड इट इज प्लेस्ड एट 0,3 लोकेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताएं, नेट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताएं। बेटा ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो बेटा x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, सर m1 x1 प्लस m2 x2, 3 पार्टिकल हैं तो 3 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आप लिख दोगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा ये सिस्टम है आपके पास में और आपसे पूछा है कि लोकेशन ऑफ द या पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताओ कितनी होगी इफ 3 आइडेंटिकल रोड्स दैट इज m, l
आर अरेंज्ड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपने क्या कर दिया है, इन 3 आइडेंटिकल रोड्स को रखा हुआ है। तो आपको फाइंड करके बताना है बेटा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक बार तो हो सकता है आपको ओरिजिन यहां पर दे दें, और एक बार हो सकता है ओरिजिन आपको यहां पर दे दें। ठीक है, तो मैं दोनों केस को आपको लेकर बता दूंगा कि क्या क्या हमें करना होगा। देखो, मान लो अगर ओरिजिन आपको यहां पर दिया, ठीक है, ओरिजिन आपको कहां पर दिया बेटा, यहां पर, ये आपको अगर ओरिजिन गिवन है, और ये लेंथ कितनी है बेटा L, ये लेंथ कितनी है L, और ये हाइट, इस वाली रोड की हाइट कितनी है सर L है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहली बात ये बताओ, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां पर होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां पर होगा सर, वो होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो उस स्ट्रक्चर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो सर ये जो मैं आपको डार्क करके दिखा रहा हूं, ये आपका क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसी लाइन पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब कि अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन यहां पर है, तो y कोऑर्डिनेट आपका 0। और दूसरी बात देखो बेटा, अगर आपका ओरिजिन यहां पर दिया होता, अगर ओरिजिन यहां पर दिया होता, तो y कोऑर्डिनेट आप कितना कह रहे होते सर, y कोऑर्डिनेट आ रहा होता L/2 पर। y कोऑर्डिनेट कहां पर आ रहा होता, L/2 पर। ये बात समझ में आई या नहीं। दूसरा देखो, अगर ये वाली रोड ना होती, ये वाली रोड ना होती, तो फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर होता बेटा। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा होता, L/2 L/2। लेकिन क्योंकि एक एक्स्ट्रा मास आपने यहां पर पुटअप कर दिया, तो मींस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से अब थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, हैवियर ऑब्जेक्ट्स की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट। इट मींस कि यहां पर जो ये L/2 है, इसकी जगह थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, तो हो सकता है वो क्या हो, L/3 हो। लेकिन L/2 तो नहीं होगी अब। तो ऑप्शन से आप इसको देख के कर सकते हो कि जहां पर x कोऑर्डिनेट लेस देन L/2 हो और y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो, L/2, वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? क्या ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक, क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर? तो ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं। एक तरीका और देखो, इसका एक तरीका और देखो बेटा, बहुत बढ़िया तरीका एक और मैं बताऊंगा अभी इसका। देखो, इस कंटिन्यूअस मास सिस्टम को अगर मैं डिस्क्रीट मास सिस्टम में कन्वर्ट कर लूं, तो भी मैं बड़ी आसानी से इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो, ये बेटा रोड है जिसका मास m और लेंथ l है। तो अगर मैं केवल इस इंडिविजुअल रोड, फर्स्ट वाली रोड को देखूं, तो इसका मास कहां पर होगा सर, यहां पर होगा। इसका मास कहां पर होगा, यहां पर। यानी कि इसका सारा का सारा मास मैं यहां पर कंसंट्रेटेड मान सकता हूं। बिल्कुल ठीक है सर। इसी तरह इस वाले रोड के लिए भी मैं सारा मास इसका यहां पर कंसंट्रेटेड मान सकता हूं। इसी तरह इस वाली रोड के लिए भी सारा का सारा मास मैं यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूं। बिल्कुल ठीक है सर। मतलब ये 3 इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, जिन तीनों का मास अगर हम देखें तो m, m और इसका भी मास m। यहां से यहां तक की दूरी आपने कैलकुलेट कर ली सर, L/2 होगी, है ना भाई। इस रोड का तो खुद का सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा ना, इसी तरह इसका भी जो सेंटर ऑफ मास L/2 पर होगा। क्लियर, एकदम क्लियर है या नहीं? और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा, ओरिजिन पर ही होगा, ओरिजिन पर ही होगा, अगर यहां पर आप ओरिजिन लेकर चलते हो। तो मींस आपके पास में बेटा ये 3 इंडिविजुअल पार्टिकल्स आ गए, 1 2 और 3। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं आपका यहां पर होगा, इस तरह से यहां होगा। अगर आप चाहो तो बेटा आप RCM 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 1 सेकंड में कैलकुलेट आप कर सकते हो। देखो कैसे बेटा, ये है 0,0 मास m, ये भी मास m मास m, ये है आपके पास में L/2 और ये है L/2, y की वैल्यू क्या होगी इसमें, अगर यहां पर आप ओरिजिन लेकर चलते हो तो कहानी अलग होगी, और यहां पर ओरिजिन लेते हो तो कहानी अलग होगी। दोनों केस में आप ले सकते हो। अगर यहां पर ओरिजिन लेते हो तो बेटा ये आएगा आपके पास में L/2, और ये आएगा -L/2। -L/2
तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ओरिजिन यहां पर कंसिडर आपको करना है, अगर आप ओरिजिन यहां पर लेते हो तो ये होगा आपके पास में L/2 y की वैल्यू 0। उस केस में फिर इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा बेटा 0, L/2। ठीक बात है नहीं, अगर यहां ओरिजिन है तो, और इसका होगा बेटा L/2, ये y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा उस टाइम L। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आ गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो तीनों को आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। मीन्स ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कंटिन्यूअस मास सिस्टम को डिस्क्रीट मास सिस्टम में चेंज करके भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट सबसे बेहतर होगा कि आप इसमें शॉर्टकट अप्लाई कर लें, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से अगर आप कर लेते हो तो बहुत जल्दी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कि अगर ये वाली रोड ना होती तो आंसर आता L/2 पर, ठीक है ना, और y कोऑर्डिनेट भी कहां पर आता L/2 पर। अब क्योंकि ये वाला मास एक्स्ट्रा आ गया तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाली जो लेंथ होगी बेटा थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जिसमें L/2 से थोड़ी सी कम लेंथ गिवन हो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से हमें इसमें चलना होगा। ठीक है, टेक्निकल तरीके से हमें चलना होगा। और देखो भाई, टू आइडेंटिकल स्क्वायर शीट्स ऑफ मास डेंसिटीज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, बेटा दो आइडेंटिकल स्क्वायर शीट्स हैं जिनकी मास डेंसिटी क्या है बेटा, सिग्मा 1 इसकी है और सिग्मा 2 ये है। लेंथ ये 2L और ये लेंथ है बेटा L, मतलब ये दोनों स्क्वायर शीट्स हैं L, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में 2L। तो आपसे पूछा जाएगा कि द सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड एट द पोजीशन। अगर आपको क्या दिया जाए, अगर आपको दिया जाए ओरिजिन, देखो ओरिजिन पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर ओरिजिन यहां पर आपको गिवन है, एक तो कहानी तब चेंज होगी, और अगर ओरिजिन यहां पर गिवन है तो कहानी अलग होगी। दोनों के लिए मैं खास बात बता रहा हूं। अगर ओरिजिन यहां है तो उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अलग आएगी, और अगर यहां पर है तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है, वो बिल्कुल अलग आएगा। अब देखो ऑप्शन ए, देखो बेटा ऑप्शन ए गिवन है आपको सिग्मा 1 प्लस 3 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और इंटू L/2। दूसरा ऑप्शन है 3 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ऑफ L/2। इसी तरह से बेटा आपके सारे ऑप्शंस आपको गिवन है A, B, C एंड D। तो इसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए है ही नहीं, ये आपकी केवल मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए है। ठीक है, देखो इसमें आप अगर ये देखो कि सर अगर ये सिग्मा 2 वाली जो प्लेट है ये ना होती है ना, ये जो सेकंड प्लेट है ये नहीं होती, तो अब सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा होता, सर इसके मिड में, पहली वाली स्क्वायर प्लेट के मिड में लाई कर रहा होता एट द डिस्टेंस ऑफ L/2 पर। बोलो बात समझ में आती है या नहीं, बात क्लियर होती है या नहीं, ये बात क्लियर हुई। या फिर एक लॉजिक आप ये लगा सकते हो कि अगर सिग्मा 1 बराबर हो जाए सिग्मा 2 तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, L पर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा फिर। ठीक है ना, फिर कहां पर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, बीच में आ जाएगा फिर। क्लियर ना, सिग्मा 1 अलग होने का मतलब ये थोड़ी हो सकता है हल्की हो इससे, या ये हो सकता है भारी हो, है ना, हैवियर हो और ये लाइटर हो, या हो सकता है ये वाली प्लेट आपकी हैवियर हो और ये लाइटर प्लेट हो, तो सेंटर ऑफ मास मिड में नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर आ जाएगा बेटा, L पर
आ जाएगा। तो कहां पर आ जाएगा? एल लेंथ पर आ जाएगा, एल लेंथ पर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात या नहीं? तो जिस ऑप्शन में सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 रखने पर आंसर एल आता है, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे ही आप यहां पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को बराबर रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन नीचे भी कितना हो गया बेटा 2 सिग्मा और एल बाई 2। सिग्मा से आपका देखो सिग्मा कैंसिल आउट, तो ये 2 से 2 एल आंसर आ गया, ये एल आंसर आ गया। क्लियर हुई बात या नहीं? तो यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा इसमें देखें तो सर इसमें भी ये तो एल ही आ रहा है, इसमें भी एल आ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, सिग्मा 2 को 0 रख के देख लेते हैं, तो आंसर आना चाहिए कितना फिर? एल बाई 2। तो इसमें देखो रख के अब जल्दी से, इसमें जैसे आप रख के देखोगे सिग्मा 2 को 0, तो बेटा ये आएगा 3 सिग्मा 1 है ना अपॉन सिग्मा 1। सिग्मा 2 को 0 पुट कर दिया, एल बाई 2। क्या ये आंसर एल बाई 2 आया? नहीं सर, ये आ रहा है 3 L/2, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। इसमें देखते हैं, सिग्मा 2 को 0 रखो तो सिग्मा 1 प्लस 0 अपॉन सिग्मा 1 इंटू एल बाई 2। यस सर, यहां पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट एल बाई 2 आ रहा है। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसी तरह आपको जो है क्यूबिकल ब्लॉक भी दे सकते हैं, तो उसमें जो मास डेंसिटी होगी बेटा वो रो 1 और रो 2 की फॉर्मेट में होती है। ठीक है, लैम्डा की फॉर्म में लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा की फॉर्म में सरफेस मास डेंसिटी, और रो 1 और रो 2 की फॉर्म में आपका क्या होगा बेटा? वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं भाई। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है वह देखिए, इसको थोड़ा फुल फ्लैश तरीके से मैं करा देता हूं। बेटा एक स्क्वायर लेमिना है, स्क्वायर लेमिना। इस स्क्वायर लेमिना के हमने 4 पार्ट करे, ठीक है, 4 पार्ट हमने कर लिए। तो इसको हमने कहा एक्स कोऑर्डिनेट, इसको कहा हमने वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है सर, तो अब हम ये कहते हैं कि सर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां से हमने एक स्क्वायर पीस, छोटा सा स्क्वायर पीस यहां से कट करके रिमूव कर दिया। तो पहले जब ये रिमूव नहीं किया तो सेंटर ऑफ मास यहां पर होना चाहिए था, जहां पर ये डॉट मैंने लगा दिया। तो अब इफ फर्स्ट स्क्वायर पीस इज रिमूव्ड तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट इन। तो क्वाड्रेंट आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा यहां से जब आप रिमूव करोगे तो यहां वाला जो मास है कम हो गया, हैवियर मास इधर बचा, तो मीन सेंटर ऑफ मास आपका थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं? अगर मैं फर्स्ट वाले इस स्क्वायर पीस को एलिमिनेट करता हूं, रिमूव करता हूं, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर शिफ्ट हो गया? वापस इधर। फिर मैं क्या करता हूं, इस सेकंड वाले, इसका नाम मैंने रख दिया सेकंड, तो सेकंड वाले स्क्वायर पीस को अगर मैं एलिमिनेट करता हूं तो सेंटर ऑफ मास वापस कहां पहुंच जाएगा? वापस से सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर शिफ्ट हो जाएगा 0,0 पर। अब अगर मैं यहां से इस थर्ड वाले पीस को रिमूव करता हूं, तो क्या कहानी होगी? तो सर जैसे आप इसको रिमूव करोगे तो अभी जब ये दोनों रिमूव करे थे तो सेंटर ऑफ मास वापस ओरिजिन पर आ गया। जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे तो यहां से मास कम हुआ, यहां पे मास हैवियर, तो मींस मास जहां हैवियर है उस तरफ आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है। तो मींस ये आपका हो गया बेटा किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट से इस स्क्वायर पीस को भी एलिमिनेट कर देता हूं तो वापस सेंटर ऑफ मास कहां पर शिफ्ट हो जाएगा बेटा?
ओरिजिन पर ही शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटिंग एट द रेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मास 1 kg, इसका मास बेटा कितना 2 kg। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बता सकते हैं बड़े आराम से, छोटा सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं आराम से। तो इसकी एक्सेलरेशन a1, इसकी एक्सेलरेशन a2, मास m1, मास m2। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बोलो भाई क्लियर है बात या नहीं? हो सकता है आपको वेक्टर फॉर्म में भी दे दें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। वेक्टर की फॉर्म में भी सेम यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे, उसमें बस i और j और k की कंपोनेंट की फॉर्म में आंसर आपको मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 1 kg 3 kg, ठीक है, 1 kg और 3 kg। ये ब्लॉक्स आपको गिवन है बेटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको बतानी है। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इसका बता दिया है कि नेट पुलिंग फोर्स वो कितनी होगी बेटा, m2 माइनस m1 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपकी एक्सेलरेशन आ जाती है। और ये तो आई एक्सेलरेशन किसकी, इंडिविजुअल ब्लॉक्स की। तो सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाती है, इसका स्क्वायर। ये सिंपल तरीका मैंने बता दिया था। तो आंसर कितना आएगा बेटा, 3 - 1 अपॉन 3 + 1 का होल स्क्वायर इंटू जी। तो ये आया बेटा आपके पास में g/4 विल बी और करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये आएगा ना, नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। तो ये आएगा 2/4 का स्क्वायर इंटू जी, मीन्स ये 202 2 4, तो g/4, हाँ करेक्ट है। g/4 आपका आंसर आ जाएगा, g/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं अब लेकर चल रहा हूं कि एक प्रोजेक्टाइल है बेटा, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है। इसको हमने शॉट किया, फायर किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। और ये आपका कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, ठीक है। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को क्या करता है, फॉलो करता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो ये स्प्लिट हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में। ये स्प्लिट हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में। तो जिसमें से एक पार्ट तो इसका जस्ट बिलो दी मैक्सिमम हाइट ड्रॉप हो गया, दूसरा वाला जो पार्ट है वो कहीं आगे जाके गिरा, वो कहीं आगे जाकर के गिरा। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह के। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो पाथ फॉलो करेगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए है बेटा आपके पास में वर्टिकल डायरेक्शन, ऑप्शन ए है बेटा वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन को फॉलो करेगा कौन, सेंटर ऑफ मास। बी एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में वो अपना मोशन कर सकता है, कोई भी डायरेक्शन में वो अपना मोशन कर सकता है। ऑप्शन सी सेम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, सेम पैराबोलिक पाथ। या डी में आपको गिवन है बेटा हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ। तो सुनो ध्यान से आप, अगर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 है, अगर एक्सटर्नल फोर्स कितनी है बेटा 0 है, तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज इट्स ट्रेजेक्ट्री। जब एक्सटर्नल फोर्स आपकी 0 है तो आपकी जो बेटा मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगी, किसकी, पूरे सिस्टम की। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे या ना रहे ये बात अलग है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकती है, क्योंकि अगर आपका कोई चीज रेस्ट में है और वो ब्लास्ट कर जाती है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन ब्लास्ट करते टाइम सारे पार्टिकल्स आपके इधर उधर दौड़ेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो ग्रेटर देन दी इनिशियल 1 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी कंजर्व, बट मोमेंटम कंजर्व रहेगी। तो बेटा आप ध्यान रखना
कि जो सेंटर ऑफ मास होगा विल फॉलो सेम ट्रेजेक्ट्री, सेम ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक मैंने आपको दिया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो आपकी मोमेंटम भी कंजर्व होगी, और मोमेंटम कंजर्व होगी तो सेंटर ऑफ मास आपका जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा वो अपनी ओरिजिनल जो प्रीवियस ट्रेजेक्ट्री थी उसी को फॉलो करेगा। क्लियर है भाई? बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए ये बात। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा क्या? सी, सेम पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, सेम पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। इसी में देखो एक क्वेश्चन और आता है बेटा, उसको भी देखो ध्यान से। ये आपका ग्राउंड है, यहां से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो एक पार्ट इसका जस्ट बिलो द मैक्सिमम हाइट पोजीशन आ गया और दूसरा पार्ट पता नहीं कहीं आगे जाके गिरा होगा। तो वो इनिशियल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन से कितनी दूरी पर जाकर गिरा होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। ये कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा ये आपसे पूछा जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है ये। तो बेटा ध्यान से देखो कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये कैपिटल आर होती है, यानी कि रेंज होती है, ये मालूम है सभी को। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब एक पार्टिकल आपका इसका हाफ पार्ट कहां पर आकर गिर गया, रेंज अपन टू r/2 पर आकर गिरा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन हमें एक बात मालूम है कि इस वाले पार्टिकल, हाफ पार्टिकल और दूसरे वाले हाफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहीं मिड में होगा। सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? मिड में होगा, क्योंकि दोनों कैसे गिवन है? आइडेंटिकल गिवन है, ठीक है सर। तो एक बात और हमें मालूम है कि चाहे आपके दो पार्ट में टूटे चाहे कितने में, लेकिन सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द सेम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। बेटा सेम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको देखा। तो मतलब सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सर यहां पर आपका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर रहा होगा, ठीक है सर। अब क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो जितनी दूरी ये उतनी ही दूरी ये होनी चाहिए। सर ये दूरी कितनी है? r/2, तो इट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू r/2। तो बेटा इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर आ गया? r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, दैट इज 3r/2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, एक बोट है 100 kg इसका वजन है, लेंथ 3 मीटर। इस पर बेटा 65 kg का कोई आदमी है, 65 kg का ये व्यक्ति है कोई, और ये इधर चलता है 5 मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये चलता है, ठीक, 5 मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। क्लियर? और दूसरे एंड पर एक 50 kg का आदमी है, ये इधर चलता है, चलते चलते, सॉरी 5 मीटर नहीं, ये तो इस एंड पर पहुंच जाता है और ये वाला जो आदमी है ये इस वाले एंड पर पहुंच जाता है। मतलब ये दोनों अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बेटा AIPMT 17 में पूछा गया है, प्री में। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में कितनी शिफ्ट होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0.75 मीटर, ऑप्शन सी 0.68 मीटर, ऑप्शन डी 2 मीटर। क्लियर? तो बेटा जब इस पर्टिकुलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं
तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें एक्शन में नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें एक्शन में नहीं है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट नहीं करेगा। तो शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो ऑलवेज इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। तो शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी बेटा, सिंपल एकदम जीरो। कितनी हो गई बेटा, जीरो हो गई। क्लियर है एकदम। और देखो बेटा देखो मान लो मेरे पास में कोई ये डिस्क है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास में एक डिस्क है। इस पर्टिकुलर डिस्क में से एक छोटी सी डिस्क हमने क्या कर दी है, रिमूव कर दी है, ठीक है। छोटी सी डिस्क को हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। बड़े वाले डिस्क की रेडियस कैपिटल आर है और इसकी हमने कही बेटा r/2। तो इस वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया है, रिमूव। तो सेंटर ऑफ मास बताना है। तो बुक्स में आप देखोगे तो कंसेप्ट ऑफ द नेगेटिव मास आपको मिलेगा, कंसेप्ट ऑफ द नेगेटिव मास आपको इसका सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर बॉडी को हम नेगेटिव मास की बॉडी, हालांकि नेगेटिव मास पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेगेटिव मास की फॉर्मेट में हम ट्रीट कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 इस तरह से करके होगा, उसमें प्लस की जगह क्या यूज कर लेंगे हम, माइनस। जहां पर भी पॉजिटिव साइन होगा वहां पर हम नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा इसको, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास से नहीं। तो देखो मान लो इसका मास है बेटा m1 और ये जो रिमूव्ड पार्ट है इसका मास कितना हो गया m2। तो बेटा अगर ध्यान से देखें तो पाई इंटू आर स्क्वायर पर मास है कैपिटल M, तो यूनिट एरिया पर कितना मास सर m/πr²। बिल्कुल ठीक है सर। तो इतने वाले एरिया पर कितना मास होगा, यानी कि पाई इंटू r²/4 हो जाएगा ये। इस पर मास कितना हो जाएगा, तो m/πr² इंटू πr²/4। तो इससे कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया बेटा m/4। इसका मास आएगा बेटा m/4 और ये वाला मास होगा 3m/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या मैं इस वाले पार्ट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मास मान सकता हूं, ये कह सकता हूं कि अगर ये आपका ओरिजिन है बेटा, तो ओरिजिन तो आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है, ओरिजिन तो आपका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो यहां से कितनी दूरी पर, इस ओरिजिन से कितनी दूरी पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सर ये तो r/2 डिस्टेंस पर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना मास है सर m/4 है, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया एकदम सिंपल तरीका है। अब ये जो ऐसा चांद का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये ऐसे करके ये वाला, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। यहां से मास रिमूव अगर होगा तो ये जो चांद का टुकड़ा बचा इसका कहीं ना कहीं इस तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। आपने कहा वो सेंटर ऑफ मास यहां पर शिफ्ट हो गया इसका, यानी कि 3m/4 आपका कहीं यहां पर। यहां से ये दूरी आप कह दो थोड़ी देर के लिए x, यहां से दूरी कह दो क्या x। तो आपको यही पूछा जाएगा कि यहां से कितनी दूरी पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर हुई बात या नहीं, क्या ये बात समझ में आती है या नहीं, कि अगर हम इसको रिमूव कर दें तो सेंटर ऑफ मास कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर इस चांद वाले टुकड़े का सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर बात एकदम। तो एक नया ही लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि ऐसे देखो ये मास m1, ये मास m2, ये दूरी r/2 और ये दूरी x।
तो जो सेंटर ऑफ मास है बेटा यहीं पर रहेगा, ये सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा। अगर दोनों को हम कनेक्टेड वापस रख दें, ठीक है सर, तो अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर है तो सेंटर ऑफ मास विल डिवाइड दिस सिस्टम इन 2 इक्वल मास मोमेंट्स, ठीक है, 2 इक्वल मास मोमेंट्स में डिवाइड करेगा। तो आप इस लॉजिक को अप्लाई कर दो बेटा। तो 3m/4 यानी कि m1 इंटू x1 इज इक्वल टू m2 कितना है, m/4 इंटू x2 r/2। सिंपल तरीका है। तो इसको पहले रिमूव करो और रिमूव करके वापस रखो जरा थोड़ी देर के लिए। तो जब आप इसको वापस रखोगे तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं आ गया, ठीक है सर। इसका सेंटर ऑफ मास सर यहां पर r/2 पर, इसका कहां पर होगा सर हमें नहीं पता, वो x दूरी हमने मान ली, लेकिन सेंटर ऑफ मास इन दोनों को इक्वल मास मोमेंट में डिवाइड करेगा। लगा दिया हमने क्या फॉर्मूला, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। बहुत बढ़िया सर। तो कंसेप्ट ऑफ द नेगेटिव मास को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने कहा था कि इसी फॉर्मूले से मैं ज्यादातर क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है, इसी फॉर्मूले से ज्यादा क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। तो आपको बेटा m से देखो m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हुआ, तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी r/6, r/6 पर चला जाएगा सर। आई होप कि बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कोलिजन वाला पार्ट इसमें अभी बाकी बचता है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेकर चलेंगे और मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास देख लेंगे थोड़ा सा, और कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, उसके बाद में आपका स्टार्ट कर देते हैं हम रोटेशन, ठीक है।